Hello and welcome you all to eSparks.in. Here we are taking the course of Economics for Grade B examination. चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में जहां हम देखे थे जीडीपी के बारे में एंड something we learned was about the GDP and then we have also studied about GNP. Whereas GDP was the total value of productions, total value of goods and services within the boundary of the country. कोई कंट्री है उसके बाउंड्री के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो बाहर का कंपनी हो या फिर अंदर का कंपनी हो, टोटल वैल्यू विद इन अ टाइम पीरियड, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। बट जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में अपना नेशन के जो आदमी जितने प्रोडक्शन करते हैं उसी को ओनली कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला एक देखें इसमें, देन वी कैन से दैट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इज इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी माइनस, जीडीपी से हमको क्या माइनस करना है दोस्तों? फॉरेन कंपनी वाला को हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस एक्सपोर्ट, प्लस जो बाहर देश में, ये बाहर देश है, बाहर देश का जो फॉरेन से जो इनकम आ रहा है, जो इंपोर्ट है, प्लस इंपोर्ट को हम लोग कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं जीएनपी। जीएनपी को सिमिलरली और एक टर्म से भी यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। इसको हम लोग इंपोर्ट को इधर ले आए एंड एक्सपोर्ट को इधर ले आए। इसको इस तरफ से लिखने के बाद हम लोग इसको कह सकते हैं इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इसको एक टर्म कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। देखिए क्या ये चीज है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड से हमें कितना इनकम आ रहा है प्लस एब्रोड में कितना इनकम जा रहा है, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। सो वी कैन राइट हियर एज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी बन जाता है। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। राइट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं फिर से किस तरह से हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे। जीडीपी को कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? उसको जरूरी है बिकॉज द नेशंस इनकम और नेशंस जीडीपी को जानने के लिए एंड विथ कंपेयर विद द ग्लोबली उसको कंपेयर करने के लिए, इनकम फॉर कंपैरिजन विद द ग्लोबल कंट्रीज, वी यूज द जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी कैलकुलेशन के लिए हम लोग तीन मेथड्स देखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए एक एक मेथड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड अपना क्या है। राइट, वैल्यू एडेड मेथड क्या है? कोई भी प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ फार्मर, ओके, और लेट अस कंसीडर फार्मर। सो व्हाट ही डज, उसके पास कुछ सीड्स थे, ही हैज सम सीड्स, राइट, उसके पास पहले से कुछ सीड्स है, उसने प्लांटेशन किया। ही डज द प्लांटेशन इन हिज फील्ड में प्लांटेशन करने के बाद एंड वाटर केयर सब लेकर के, केयर, पेस्चर्स, मैन्योर जितने सारे हैं उसने सब चीज डालने के बाद उसने क्या किया, उसने 200 रुपीज, लेट अस कंसीडर 200 रुपीज का उसने फसल उगाया, जहां से उसने 100 रुपीज का फसल अपने पास रखा एंड 100 रुपीज का फसल जो है उसको उसने एक कह सकते हैं सेकंड लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल किसी को दे देता है। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर हियर क्रशर, जो कि व्हीट को क्रश करेगा। फार्मर इसने व्हीट लगाया तो 100 रुपया का व्हीट अपने पास रखा है और 100 रुपया का व्हीट दे दिया है फॉर फाइनिंग, प्रोड्यूसिंग, पैकेजिंग, ये सब चीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसने क्या किया, इसने व्हीट को क्रश किया, क्रश करके इसने व्हीट को मार्केट किया 200 रुपीज में। बेच दिया, पैकेट वैकेट करके 200 रुपीज में बेच दिया है।
अभी हम लोग का टोटल जीडीपी कितना होगा, हम लोग अगर वैल्यू ऐड करेंगे तो यू कैन से दैट इट इज 200 हियर, 100 हियर, 100 हियर, 200 हियर। अगर इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे देन वी विल अराइव एट अ रॉन्ग कंसिडरेशन, बिकॉज हम लोग एक चीज को दो बार हिसाब कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे उसका टोटल हिसाब कितना है 200, फिर 200 से हम फिर इसको 100 ऐड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे फिर 100 कैसे ऐड कर सकते हैं। हर प्रोडक्शन को हम लोग एक ही बार ऐड करेंगे। हम लोग किसको ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू कितना ऐड हुआ है इसमें, राइट। तो 200 रुपीज में आप यहाँ पे देखिए 100 रुपीज ये रहता है फार्मर के पास, ठीक है। 100 रुपीज उसने दे दिया है टू द क्रशर, टू दी सेकंड लेवल मार्केटर, ठीक है। एंड देन इसने पैकेज करके, इसने क्रशर ने पैकेज करके उसको बेचा है 200 रुपीज में, फाइन। अभी टोटल इनकम अपना कितना है बाय जीडीपी, जीडीपी से अपना टोटल वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू एडेड। फार्मर ने कितना वैल्यू ऐड किया है दोस्तों, फार्मर तो जीरो से स्टार्ट किया था, उसके पास तो सब कुछ फ्री में था, उसको वो अपने पास कितना रखता है 100, सो द टोटल वैल्यू हियर इज 100, फाइन। तो फार्मर ने टोटल वैल्यू अपना 100 रखा है, प्लस उसने जो है उसने 100 का सेल भी किया है। तो टोटल वैल्यू एडेड हम लोग या तो ये कंसिडरेशन से ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से ले सकते हैं, बिकॉज फार्मर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, उसने 200 रुपया का प्रोडक्शन किया है, 200 रुपया का फसल उगाया है, तो उसने यहाँ पे 200 इनकम जनरेट किया है, ये फार्मर का है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड लेवल में या फिर क्रशर के पास। तो क्रशर क्या करता है, उसको फाइन पाउडर करता है, प्रोसेसिंग यूनिट है उसके पास। प्रोसेसिंग यूनिट में वो आटा को वो आटा बनाएगा, आटा बनाने के बाद उसको वो मार्केट में कितना में बेचता है 200 में। वो खरीदा कितना में था 100 में, बेचता कितना में है 200 में। सो व्हाट इज द वैल्यू एडेड 200 माइनस 100, ओके। सो हियर वी कम आउट एज एंड देन 200 रुपया में ये कंज्यूमर को बेच देता है। So the total GDP here is 300, क्योंकि देखिए इस तरह से अगर हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं देन देयर इज, हम लोग एक चीज को इग्नोर करते हैं, एक चीज को मिटिगेट करते हैं, जिसको हटाना कैलकुलेशन से बहुत जरूरी है, वो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं जब भी हम जीडीपी कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज हम लोग का जीडीपी इटसेल्फ एक्सप्लेन्स दैट इट इज दी total value of final goods and services, right। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं, वो हम लोग को जीडीपी में देखना है, ना कि इंटरमीडिएट का, राइट। चलिए लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल। okay let us take some other example here. Now let us consider a sugarcane unit, sugarcane farmer here, or let us consider sugarcane नहीं, let us consider a fish, मछली का जो व्यापार कर रहा है, फिश सेलिंग। सो एक तो है दोस्तों उसको जो सीड्स मिल रहे हैं, ओके, वो गवर्नमेंट से खरीद रहा है सीड्स नहीं सॉरी, वो उसको हम लोग कह सकते हैं फिश एग्स, उसने खरीदा है गवर्नमेंट से फिश एग्स खरीदा है, वो ₹50 में लेट अस कंसीडर। एंड देन एक साल वो कौन है, ये है फिश फार्मर, ठीक है। फिश फार्मर ने 50 रुपीज में फिश एग्स खरीदा, एक साल उसका अच्छे से ध्यान रखा। अभी उसने क्या किया है, उसने भी मार्केट में उसको फिश को बेच दिया है, कितना में, फिश को बेच दिया है इसने मार्केट में, एक होलसेलिंग यूनिट को उसने बेचा है, होलसेल यूनिट को उसने बेचा है कितना रुपया में, ₹250 में। होलसेल यूनिट ने क्या किया, आधा फिशेस को बेच दिया ड्राई फिश करने के लिए, सूखी मछली बनाने के लिए, एंड आधा यूनिट को उसने बेच दिया है यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में, ओके। तो यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में उसने एक रिटेलर को भेजा है जो कि नॉर्मल मार्केट में वो बेचेगा। ये कितना में बेचता है दोस्तों, ये बेचता है, ये टोटल कितना 250 था, 125 इधर भेज दिया है, 125 रुपीज का इधर भेज दिया है। ड्राई फिश प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करके उसको बेचता है 175 रुपीज में।
एंड लोकल मार्केट में ये जो है ये 150 रुपीज में बेचता है मार्केटर। अभी अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट, देखिए एक एक लेवल में जाएंगे। पहले फिश फार्मर के लिए कितना प्रॉफिट होता है पहले वो देखेंगे। वो 50 रुपया का फिश एग्स खरीदा है, 250 में बेचा है, तो वैल्यू एडेड बाय फिश फार्मर का वैल्यू एडेड है 250 माइनस 50 इज इक्वल टू ₹200। अभी होलसेल यूनिट जो है, होलसेल यूनिट का कितना वैल्यू एडेड है दोस्तों पहले देखते हैं। उसका वैल्यू एडेड दो जगह से आएगा, एक तो वो यहां पे बेचा है, एक यहां पे बेचा है, ठीक है। होलसेल यूनिट की तरफ से दो जगह में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो, एक है ड्राई फिश यूनिट, एक है टोटल आपका रिटेल यूनिट, मार्केट रिटेल इसको कह सकते हैं। जो चीज ड्राई फिश यूनिट में उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, 175 से 25 माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू एडेड हो जाएगा इसका, ठीक है। 125 में ड्राई फिश यूनिट ने फिश खरीदा है फिश फार्मर से एंड 175 रुपीज में बेचा है, तो इसका टोटल नेट प्रॉफिट कितना होगा, 175 माइनस 125 ₹50। उसी प्रकार रिटेलर ने कितना में बेचा है, 150 माइनस 125, उतना उसका नेट, उतना उसका क्या होगा दोस्तों, उतना उसका होगा 25 रुपीज। सो ये क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है टोटल जीडीपी कैलकुलेटेड बाय वैल्यू एडेड प्राइसेस। वैल्यू एडेड ऑफ फार्मर 200, वैल्यू एडेड ऑफ ड्राई फिश प्रोड्यूसर 50 एंड वैल्यू एडेड बाय मार्केटिंग रिटेलर 25। तो कहीं ना कहीं इसको अगर टोटल हम लोग हिसाब करेंगे तो ₹275 टोटल वैल्यू एडेड हुआ है एंड दिस इज द जीडीपी, ठीक है। चलिए जीडीपी हम लोग देख लिए हैं बाय वैल्यू एडेड, अभी हम लोग समझते हैं बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अभी उनका डिफरेंट डिफरेंट इनकम रहता है। फॉर लेट अस कंसीडर वही शुगर केन यूनिट का, सॉरी फिश प्रोड्यूसर का, फिश प्रोड्यूसर जो है, फिश फार्मर जो है, अभी उनका इनकम कितना कितना हुआ, उसी एग्जांपल से वी कैन से कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं वैल्यू एडेड, यहाँ पे हम लोग करेंगे इनकम मेथड। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि फिश प्रोड्यूसर जो है, फिश प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ पे खर्चा करता है, 4 यूनिट में वो खर्चा करेगा, किस पे, एक लैंड पे खर्चा करेगा, ठीक है, एक अपना प्रॉफिट दिखेगा, कुछ कैपिटल्स पे वो खर्चा करेगा, इंस्ट्रूमेंट सामान कुछ कुछ खरीदने के लिए, एंड देन समथिंग ही विल यूज ऑल्सो फॉर द वेजेस जो आदमी रखा हुआ है। अभी इन चारों जगह में अगर हम लोग देखें तो पैसा जो है 200 रुपीज जो वो अर्न कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये चारों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 50 रुपीज का उसने कैपिटल खरीदा, ठीक है, 50 रुपीज का उसने, लेट अस कंसीडर कि उसने 50 रुपीज खर्चा किया है कैपिटल में। वेजेस में कितना लगाया है दोस्तों, वेजेस में उसने सैलरी मान लीजिए एक आदमी को 100 रुपीज दिया है, प्रॉफिट भी वो कुछ रखता है 25 एंड लेट अस लैंड जो जमीन है उसमें 25। तो अगर हम सारे लोगों का इनकम को कंसीडर करके ये करते हैं, सारे फैक्टर्स का इनकम को, देन वी कैन से दैट दिस इज the GDP calculated by income, where we are looking at the income from the land, income from the land by form of rent के हिसाब से, and then income from entrepreneurship by profit, okay, income of the persons or the employees working there by wages, and the shift of capital, expenditure in capital, the income from the capital, right। तो ये 4 चीजें जिसमें हम लोग इनकम मेथड में देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट वी लुक इन एक्सपेंडिचर मेथड, हम लोग जनरली देखते हैं उसको कंजम्पशन पे साइड से, ठीक है, जनरली हम लोग देखते हैं उसको खर्चा कितना कितना हुआ। तो अगर हम लोग चाहे वैल्यू एडेड ट्रांजैक्शन करें वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से, वी विल ऑल फाइनली रीच टू द सेम जीडीपी, चाहे आप किसी से भी कैलकुलेशन करिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हिसाब करेंगे अपना खर्चा क्या हुआ, ठीक है। फार्मर के लिए दोस्तों उसका खर्चा क्या था, मान लीजिए वो अपने पास 50 रुपीज रखता है और वो वेजेस में देता है कितना रुपीस दोस्तों, 50 रुपीज। देन लैंड में वो देता है, लैंड में कितना रुपीस दे रहा है दोस्तों, 25 रुपीज, ओके। एंड फार्मर ने कितना रुपीस का फिश एग्स खरीदा था, 50 रुपीज का। एंड देन
ऑन अदर हैंड व्हाट वी कैन से वेजेस एंड कैपिटल, लेट उसने कैपिटल के लिए भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है 50 रुपीज, सॉरी 50 एंड ये 25 रुपीज। ओके, तो अभी हम लोग इसका इनकम मेथड देखेंगे, तो इसका इनकम क्या क्या आएगा, लैंड से इनकम आएगा। इसका इनकम किससे आएगा, इनकम मेथड हम लोग किसका इनकम कैलकुलेट करेंगे, सैलरी से। कैपिटल कितना इनकम होगा, प्लस कैपिटल मीन्स दुकानदार जहां से भी वो खरीदा है वो लोगों का भी कुछ इनकम है। फार्मर जो है वो खाली फिश खरीद के नहीं आएगा, वो अपने लिए केमिकल्स लेगा, वो अपने लिए फिश का फूड लेगा, तो वो कैपिटल में हम लोग ले आएंगे। ठीक है, वेजेस मीन्स जो सैलरी आएगा आपको, फार्मर भी क्या करता है, वो भी 6-7 आदमी रख लिया है, अभी वो मछली सब डाल दिया है पानी में, अब वो लोगों को लगा दिया है। जमीन का उसको बस मछली का जो पानी जो जमीन पे वो खेती कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसका भी इसको खर्चा है, भाड़ा में लेके कर रहा है। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप से आएगा। नाउ वी विल देखते हैं कि एक्चुअल में सेम कॉस्ट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए लैंड में उसका टोटल कितना कॉस्ट आया दोस्तों, 25। वेजेस कितना देता है, 50। कैपिटल से उसको कितना खर्चा है, 25, सॉरी इनकम है, जो सेलर है बाहर जो शॉप मार्केटर्स है उन से वो लोगों का इनकम है 25, और फार्मर अपने लिए कितना रुपया रखता है, 50। तो टोटल इसका कितना है, 200। सिमिलर वही था, सिमिलरली हम लोग जब वैल्यू एडेड देखे तो वहां पे भी हम लोग का टोटल जीडीपी फार्मर के केस में कितना हो जाता है दोस्तों, वैल्यू एडेड 200। ठीक है, वैल्यू एडेड इन केस ऑफ फार्मर कितना रहता है, 200। बस फार्मर को कंसीडर किए हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर में देखते हैं। एक्सपेंडिचर में फार्मर क्या करता है, पहले तो 50 रुपया का एग खरीदता है, 25 रुपया का फिर वो क्या करता है, जमीन का जो भाड़ा है वो दे देता है। 50 रुपया क्या करता है, 50 रुपया वो सैलरी दे देता है। एंड कैपिटल क्या करता है, वो 25 रुपया फिर दुकानदार लोगों को भी देता है। तो अगर आप ओवरऑली देखें, जहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय इनकम मेथड में, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम ऑफ ऑल द पर्संस इन्वॉल्व्ड हियर। But in the expenditure method, we are calculating the total expenditure of the farmer here. इनकम में कौन कौन इन्वॉल्व है, लैंड जहां से वो जो मालिक है लैंड का उसका इनकम 25 है। वेजेस जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनका सैलरी ये है। कैपिटल जो जहां से वो मार्केट से केमिकल लाएगा, जहां से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ भी करेगा, तो उनका इनकम ये फार्मर का इनकम नहीं है। इनकम मेथड क्या है, सब कोई का, बट एक्सपेंडिचर मेथड ये किसका हम लोग देख रहे हैं, फार्मर का। तो इसीलिए ये हम लोग देखते हैं, जनरली चेक करते हैं कि कहाँ पे हमको क्या मेथड यूज करना है, इनकम मेथड और या फिर वैल्यू एडेड मेथड, या फिर इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे भी आप चाहे कोई भी मेथड से उठाएं, टोटल कॉस्ट आपका, टोटल जो आपका पैसा है, जीडीपी है, वो टोटल यहाँ पे भी सेम आएगा, दैट इज ₹200 हियर। दैट इज सिमिलर फॉर द इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड द सेम फॉर द जीडीपी मेथड, द वैल्यू एडेड मेथड, राइट। चलिए इतना के बाद हम लोग आते हैं एक नई कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम लोग कहेंगे डेप्रिसिएशन। आप जाते हैं मार्केट से, यू बाय अ शू, क्या करते हैं, चप्पल ले आते हैं, स्लीपर्स। कुछ दिन बाद वो चप्पल पहनते हैं, धीरे धीरे वो चप्पल घिस जाता है। इतना मोटा चप्पल आप लाए रहते हैं, ये आपका चप्पल है, इतना मोटा चप्पल लाए रहते हैं, वो लास्ट में इतना पतला हो जाता है। और लास्ट में कुछ लोग तो उसको इस प्रकार से भी यूज कर लेते हैं कि वो अंगूठा भी उनका निकल जाता है वहां से, चप्पल का वो सामने तरफ यहां से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो वेयर एंड टियर है, कोई भी चीज आप खरीदिए उसमें वेयर एंड टियर होगा। कपड़ा खरीदेंगे तो उसका कलर फेड होगा। ठीक है, तो ये जो वेयर एंड टियर है किसी भी चीज में, उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। एंड इसको कैलकुलेशन करना जीडीपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज क्योंकि फाइनली अगर वेयर एंड टियर को वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, देन फाइनली सम डे वो जीडीपी गिर जाएगा, टोटल इनकम आना ही बंद हो जाएगा अगर वो डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे। एक मशीन खरीद लिया है एक फार्मर ने एक हार्वेस्टिंग मशीन खरीदा है। वो सालाना वो सोच रहा है कि हम बस इसको प्रोडक्शन करेंगे ये मशीन को, और इसमें से उसको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्योंकि वो मशीन पे भी उसका खर्चा है। वो मशीन पे वो लुब्रिकेशन करेगा, वो मशीन पे बहुत सारे वेयर टियर आएंगे। कुछ साल बाद ये जो मशीन खरीदा है, मशीन का प्रॉफिट कहाँ से आएगा दोस्तों, वही से ना, जो वो मार्केट वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा मशीन का,
तभी जाकर उसको पता चलेगा कि हाँ हमको ये मशीन मेरा कितना दिन जाएगा। हो सकता है 12 ईयर्स चले, हो सकता है 15 ईयर्स चले या फिर 20 ईयर्स चले, बट ये पीरियड के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरा फर्स्ट साल में मेरा मशीन का अगर कॉस्ट है 12 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मेरा पहला साल में चला जाएगा। इसी प्रकार मैं हर साल खर्चा कर करके 12 ईयर्स लेट अस कंसीडर, 12 ईयर्स में हर साल अगर मैं 1 लाख रुपया माइनस कर दूंगा मशीन का, तो 12 साल में मेरा मशीन का जो कॉस्ट है वो उठ जाएगा। फिर मैं एक नया मशीन ले सकता हूं इसी प्राइस में, ठीक है। इसीलिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज का एक लाइफ रहता है। सिमिलरली हम लोग जब भी देखते हैं डेप्रिसिएशन, तो हर एसेट्स का वैल्यू टाइम पर टाइम गिरता जाता है एंड इट फाइनली इम्पैक्ट द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। तो हम हर जगह से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। एंड डिप्रिसिएशन क्यों होता है? ड्यू टू द वेयर एंड टियर, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस एंड ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस। और इसीलिए इनका कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं अपना, जब भी हम लोग अपना कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, जीडीपी तो हम लोग देख लिए हैं, बट देन हम लोग डेप्रिसिएशन को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें? हमको इंक्लूड करना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज माय जीडीपी, जीडीपी से हमको अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देने से वी रीच टू अ न्यू टर्म जिसको हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्चुअली बता सकता है कि कोई कंट्री का, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल फैक्टर्स को हम लोग ग्लोबली नहीं यूज करते हैं। ग्लोबली नहीं यूज करने का कारण यही है कि जीडीपी जो है वो ठीक है, बट डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट फॉर कंट्रीज। ओके, वो कोई कंट्री उसके डेप्रिसिएशन 1 लाख में रखेगा तो कोई अपना 10 लाख में रखेगा फॉर एग्जांपल। तो इसमें बहुत अंतर आएगा एनडीपी में, इसीलिए जीडीपी को ही यूज किया जाता है। ओके, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए इसको देखते हैं। एनडीपी क्या है दोस्तों? अपना नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कोई भी वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं और ये एक्चुअल पिक्चर देता है कि मेरा जो इनकम है किस तरह से चल रहा है। इफ आई एम द गवर्नमेंट आई विल लुक एट जीडीपी एंड आई विल ऑल्सो लुक एट द डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बिना आई कैन नॉट कैलकुलेट कि हाँ मेरा टोटल इतना प्रॉफिट है। लेट अस कंसीडर कि जीडीपी मेरा है 10 रुपया एंड डेप्रिसिएशन ही मेरा, हम इतना सारा ऐसा कैपिटल रखे हैं जो कि 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा, मान लीजिए 9, देन मैं टोटल एक्चुअल मेरा इनकम कितना होता है? 1 रुपया होता है दोस्तों, जबकि मैं जीडीपी में उसको ग्लोबली दिखा रहा हूँ कि मेरा 10 रुपया इनकम है। 9 रुपया तो मेरा खर्चा ही हो जा रहा है हर साल प्रोडक्ट खरीदने में, ऐसा से मेरा खराब प्रोडक्ट है। ओके, सो इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हम लोग जिस तरह से एनडीपी है उसी तरह से एक और टर्म दोस्तों यूज होता है, फॉर एग्जांपल जीएनपी जैसे रहता है। जीएनपी से अगर हम लोग माइनस कर दे डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करने से एक नया टर्म पे आते हैं, उसको कहा जाता है एनएनपी, जिसको कहेंगे हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, भले ही जीडीपी में बस प्रोडक्ट लिखा रहता है, प्रोडक्ट मतलब आपका दोनों हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। चलिए, तो ये है आपका एनएनपी, इस पे भी हम लोग देख लिए हैं। तो इसीलिए जीएनपी एंड एनडीपी दो टर्म है, दोनों टर्म को थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। डेप्रिसिएशन को बस माइनस करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक चीज के बारे में आते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब का कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है। हम लोग अगर देखें तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ये टॉपिक है आपका पहला टॉपिक है आरबीआई ग्रेड बी का, एंड बहुत जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। मे बी इसी क्लास में, ये अपना फाइनल क्लास है इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में। बट देन बिफोर मूविंग इनटू इट, लेट अस नो, देखिए 2010 को लेट अस कंसीडर करते हैं एंड 2023 को लेट अस कंसीडर करते हैं। 2010 में एक कंपनी है XYZ, उसने प्रोड्यूस, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, XYZ व्हीकल्स लिमिटेड, ठीक है। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो कार प्रोड्यूस करता है। ये साल में उसने कार प्रोड्यूस किया टोटल 3 नंबर्स ऑफ, और ये साल में टोटल वो प्रोड्यूस किया है 5 नंबर्स ऑफ, ठीक है। और एक कंपनी है 2023, उसका है ABC व्हीकल्स लिमिटेड,
उसने क्या किया है, उसने प्रोडक्शन किया है 2010 में, 2010 में उसने प्रोडक्शन किया है 10 लाख, और अभी उसने प्रोडक्शन किया है 5 लाख। सो व्हाट कैन यू फाइंड फ्रॉम इट, आप उसको उससे क्या मिलता है, किसका इकोनॉमिक कंडीशन, किसका कंडीशन बहुत ज्यादा है। ये एक अलग कंट्री में रहता है, ओके, ये एक अलग कंट्री में रहता है, तो दोनों का प्रोडक्शन क्या है। यू कैन से दैट ये 3 प्रोडक्शन किया है, ये 5 प्रोडक्शन किया है, तो ये बहुत ज्यादा है प्रोडक्शन, और ये क्योंकि 10 किया है, ये 5 किया है, तो इसका प्रोडक्शन बहुत कम है, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। बट वी कैन नॉट से दिस लाइक दिस, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमको हमेशा देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका प्राइस कितना है प्लस इसका प्राइस कितना है। हम लोग प्राइस को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ पे जब प्रोडक्शन हुआ था तब इन्फ्लेशन उसका था, इन्फ्लेशन उसका 50% था, लेट अस कंसिडर फॉर एग्जांपल। बट महंगाई क्या हुआ, धीरे धीरे कम गया एंड ये महंगाई 5% में आ गया है। हो सकता है इसने भी उस टाइम में 5 प्रोडक्शन किया होगा, अभी भी उसने 5 ही प्रोडक्शन किया है, या फिर उस टाइम उसने 5 प्रोडक्शन किया होगा, बट अभी महंगाई कम गया है तो अभी इसने 10 प्रोडक्शन किया है। बिक्री कितना भी हो, बट एवरीथिंग फाइनली डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन, कि जो खरीदारी है वो कहां से हो रहा है, वो किस मार्केट प्राइस में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक नया कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हम लोग किस तरह से है। एक है दोस्तों अपना रियल जीडीपी, एक है अपना रियल जीडीपी एंड एक है अपना दोस्तों नॉमिनल जीडीपी। तो दोनों में अंतर क्या है पहले हम लोग समझते हैं। कंपनी ए एक है, कंपनी बी एक है। उसने क्या करता है, कंपनी ए ने प्रोडक्शन किया है 5 कार्स इन अ ईयर। कंपनी ए ये था आपका 2010 में, एंड 10 कार्स इन 2023। कंपनी बी ने भी प्रोडक्शन किया है 5 कार 2010 में, एंड इसने प्रोडक्शन किया है 11 कार्स इन 2023। देन वी कैन से दैट कंपनी बी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा है। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, कभी भी हम लोग इन्फ्लेशन को यूज नहीं करते हैं। वी जनरली कीप अ बेस ईयर, एक बेस ईयर मान लेते हैं, जो कि पहले 2004 से 2005 था, बट नाउ अभी हम लोग मानते हैं 2011 एंड 12 का जो मार्केट जो जीडीपी था उसको हम लोग बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बेस ईयर मानेंगे, और इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं कि उस टाइम के रिलेटिव में अभी अपना कितना प्रोडक्शन हुआ है। ये कॉस्ट नहीं, हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस मानते हैं। ठीक है, 2011 में लेट अस कंसीडर 2011 में लेट अस कंसीडर अपना कॉस्ट कितना था उस टाइम पे। एक कार का कॉस्ट था, 1 कार का कॉस्ट था ₹20, तो 5 कार का कॉस्ट कितना रहेगा दोस्तों, ₹100। 2023 में लेट 1 कार बन जाएगा ₹22 एंड 5 कार्स बन जाएंगे 110। तो हम हमेशा इस चीज को नहीं कंसीडर करें कि प्राइस कितना बढ़ा है, हम लोग को कंसीडर करना है कि एक्चुअल में कितना कार बिक्री हुआ है, उसी से अपने इकोनॉमिक ग्रोथ है फाइनली। ठीक है, तो रियल जीडीपी हम लोग कंसीडर करते हैं कांस्टेंट प्राइसेस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी जीडीपी कंसीडर करेंगे, चाहे वो ब्रेड हो, ब्रेड का भी हम लोग टोटल ले लेंगे, हाँ इतना का ब्रेड बिक्री हुआ, इतना पीसेस ब्रेड बिक्री हुआ है, बस उस टाइम में कितना ब्रेड बिक्री था, और हम लोग कंसीडर करेंगे 5 रुपया है, अभी 6 रुपया है, बट हम लोग अभी क्या कंसीडर करेंगे, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, लेट अस कंसीडर फॉर ब्रेड। लेट 2011 में एक ब्रेड का पीस था ₹5, एंड लेट 2023 में एक ब्रेड का प्राइस है ₹10। इसमें लेट टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ है, टोटल क्वांटिटी सेल होता है 10, एंड यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सेल होता है 11। एक ये है, एंड 2022 में क्या होता था कि पहले वो था ₹9 का, टोटल क्वांटिटी सेल भी ₹9 था, टोटल क्वांटिटी 9 था। अभी यहां से हमको टोटल कैलकुलेट करना है रियल जीडीपी कितना कितना है। ये है एक रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे एंड देन नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रियल जीडीपी के लिए, और अभी लेट अस कंसीडर 2023 का प्राइसिंग सब रहे हैं। रियल जीडीपी के लिए हम लोग कौन सा ईयर का कंसीडर करते हैं, 2011-12 का। 11 प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे 5 रुपया में, तो कितना होता है 55। ठीक है,
2011 का हम देखेंगे तो ये कितना होता है 50 रुपीज, क्योंकि 10 प्रोडक्ट बिक्री हुआ था 5 रुपया का। एंड रियल जीडीपी इसमें कितना, 9 प्रोडक्ट सेल करते हैं ₹5 में, 45। ठीक है, ये है रियल जीडीपी। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस कितना का है 2011-12 का कंपेयर कर रहे हैं। बट एक्चुअल में हम लोग जब देखते हैं, हम लोग रियल जीडीपी नहीं देखते, मार्केट में है ना दोस्तों, हम लोग मार्केट का दिन ब दिन बढ़ता हुआ प्राइस, 5 रुपया का, 5 का 10 रुपया था, तब का 2011 का नॉमिनल जीडीपी कितना था, 50 रुपया। अभी 11 यूनिट है, 10 रुपया एक का खर्चा है, तो 2023 में हम लोग अभी कितना, हम लोग सोच सकते हैं कि 110 रुपया का सेल हुआ है। यहाँ पे 9,981 रुपीज का सेल हुआ है 2022 में। ठीक है, हम लोग तो जनरली इसी को कंसिडर करते हैं। तो रियल जीडीपी क्यों दिया गया है, ये एक्चुअल बताता है कि ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो जो है ये इन्फ्लेशन के कारण है, ये इन्फ्लेशन के कारण ये 10 रुपया हो गया है, 50% ये मार्केट पूरा बढ़ गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक डायरेक्ट 5 से ये 10 रुपया हो गया है। बट एक्चुअल में मेरा बिक्री किस में है दोस्तों, एक्चुअल में तो मेरा है कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं, तभी जाके ना फाइनल लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेरा बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्शन होगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो वो तो गवर्नमेंट के पास पैसा जो जाएगा वो गवर्नमेंट अपना खर्चा कर ही दे रहा है उधर से, इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं है। इसीलिए रियल जीडीपी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रियल जीडीपी कैलकुलेट होता है, बेस ईयर उसका 2011-12 है। एंड रियल जीडीपी में हम लोग का इन्फ्लेशन नहीं है इंक्लूडेड रहता है, ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी ये चीज को। रियल जीडीपी जो है उसमें अपना गुड्स एंड सर्विसेज है, एंड दिस इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट, प्रोड्यूस इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी में डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन, ये एक्चुअल में आपका थोड़ा गलत दिया हुआ है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को मत जाइए। ठीक है, रियल जीडीपी एक्चुअल में अपना क्या है, रियल जीडीपी में हम लोग का है कि इन्फ्लेशन हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, एंड नॉमिनल जीडीपी में अपना इन्फ्लेशन को कंसीडर किया रहता है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं कंसीडर किया रहता है, नॉमिनल जीडीपी जो है उसमें अपना इन्फ्लेशन कंसीडर रहता है। ठीक है, रियल जीडीपी को कहा जाएगा, रियल जीडीपी को कहा जाएगा प्राइस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, हम लोग का प्राइसेस कांस्टेंट है, देखिए प्राइस अपना यहाँ पे 5 रुपया कांस्टेंट था, हम लोग उस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दिए तो अपना रियल जीडीपी आ गया। बट नॉमिनल जीडीपी इट इज एट जीडीपी एट करंट प्राइसेस, अभी का जो प्राइसिंग है उसी हिसाब से हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। एनएनपी के बारे में तो हम लोग खैर पढ़ ही लिए हैं, माइनस डेप्रिसिएशन ये वाला। ठीक है, इसी क्लास में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसको हम लोग कहेंगे एनएनपी। ये जो है 2015 में, ठीक है, इसको हम लोग कल कंसिडर करते हैं जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड देन आरबीआई ग्रेड बी का भी इकोनॉमिक्स का कोर्स नया स्टार्ट हुआ है, जहां पे आपको इंट्रो 10 अब कोड लगाएंगे तो 2500 का कोर्स आपको 2500 है, अभी डिस्काउंटेड रेट में 199 में चल रहा है। इंट्रो 10 कोड लगाएंगे तो और भी आपको एडिशनल 10% ऑफ लगेगा, लगभग 1800 में आपका कोर्स आपको मिल जाएगा। तो उसमें टोटल इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहेगा, सोशल इश्यूज पोर्शन रहेगा, फाइनेंस रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, एंड देन यू विल ऑल्सो गेट हियर माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, प्लस यू विल ऑल्सो गेट हियर डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पीआईबी एंड करंट अफेयर्स का आपको कंटेंट मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, एंड आंसर राइटिंग भी वहां पे आपको दिया जाएगा, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, सैंपल आंसर, डिस्क्रिप्शन आंसर, सब कुछ। ठीक है, वीडियो क्लासेस भी आपको जो है, ये जो वीडियो क्लासेस यूट्यूब में आप देख रहे हैं ये क्लासेस भी उसमें लिंक्ड रहेंगे, उसमें और भी बहुत सारे वीडियो क्लासेस आएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोर्स आपको लेना है तो आप esparks.in esparx.in ये वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, ये अपना वेबसाइट है esparks.in, ये वेबसाइट पे आप जाकर के कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़िए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।